वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर सेकंड को, और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो में ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पीडियाट्रिक का। बाइबल एग्जाम में इससे जरूर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी के साथ ही साथ एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। और जो भी ये टॉपिक है ये आपके वाइवा के लिए मैंने जैसा बताया अभी, और एग्जाम के लिए, इसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही फाइन डिटेल्स है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, किस तरीके से बेबी की बॉडी में ये काम करता है, इंपॉर्टेंस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बेबी की हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इम्पेयर्ड हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इंट्रोडक्शन। ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है, किसी से आपने सुना होगा नॉर्मली कि वो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ग्रो वर्ड का मीनिंग ही होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होना। तो बेबी की बॉडी में, पीडियाट्रिक पेशेंट की बॉडी में ग्रोथ वर्ड रेफर करता है वो कंडीशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है सेल एंड द टिश्यू मास में। एंड द डेवलपमेंट फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, दैट टर्म इज कंसीडर्ड एज द डेवलपमेंट। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। जो प्रोसेस है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस में डिफाइन किया गया है। प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं, लाइफ टाइम प्रोसेस है ये। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी से स्टार्ट हो जाता है जैसे ही मदर बेबी को कंसीव करती है और डेथ टाइम पीरियड तक के लिए चलता है। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट बिगिन बिफोर द बर्थ। जैसे ही कहाँ से बिगिन हो जाता है, जब भी बेबी लाइफ में यानी कि एक्स्ट्रा यूटरनाइन लाइफ में आए भी नहीं होते हैं, मदर ने जस्ट कंसीव ही किया होता है, उसी टाइम से बर्थ का जो प्रोसेस है वो जो बेबी का ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉम द कंसेप्शन इन द मदर्स वूम, जैसे ही मदर वूम में बेबी को कंसीव करते हैं उसी टाइम से जो बेबी का ग्रोथ है और डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट आर द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अगर ये स्टॉप हो जाती है तो इट मीन्स यहाँ पे ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट डिले है पेशेंट की बॉडी में, नॉर्मल पेशेंट हमारा नहीं है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा है? कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है दैट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड डिपेंड ऑन द वेरियस स्टेजेस। बर्थ से स्टार्ट हो जाता है जैसे ही बेबी मदर के वूम में होते हैं और वेरियस स्टेजेस तक चलता रहता है। वूम में होते हैं तो मदर जो बेबी हैं उनको अलग अलग टर्म में डिफाइन करते हैं उनके मदर की गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, और जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन्फेंट, न्यूनेटर और टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलसेंस, फिर इनको उसमें स्टेजेस में अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। एज अ चाइल्ड ग्रो, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं दे अंडरगो कांस्टेंट फिजिकल एंड द फंक्शनल चेंजेस व्हिच इज की फैक्टर इन द डिफरेंशिएटेड अ चाइल्ड फ्रॉम एन अडल्ट। कैसे हम एक अडल्ट पेशेंट से और पीडियाट्रिक पेशेंट को अलग अलग हम कंसीडर कर सकते हैं, उनके एक्शंस के थ्रू, उनके फंक्शंस के थ्रू, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका इमोशनल स्टेटस कैसा है, यही तो डिफाइन करता है कि पेशेंट कैसा है, अडल्ट है या फिर टॉडलर है या फिर इन्फेंट है। तो ये कहते हैं वेरियस की फैक्टर का रोल प्ले करते हैं जैसे ही बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ क्या है। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ मास टिश्यू। मार्क करिए, ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ द टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। जैसे मैंने बताया ग्रोथ वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ग्रो करना, मल्टीप्लिकेशन करना। किसमें? नंबर्स में। नंबर ऑफ सेल्स क्या तो है, ग्रो होते हैं थ्रू द मल्टीप्लिकेशन। किसके थ्रू? मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। दिस कैन बी मेजर्ड बाय द ट्रैकिंग चेंजेस इन द weight, height, other body dimensions, making it quantitative। मतलब ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है जिसको हम सेंटीमीटर में, मीटर में, फिट में भी या फिर पाउंड्स में भी हम इसको, और किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। जितनी भी मेजरमेंट की यूनिट होते हैं उसमें हम पेशेंट का जो ग्रोथ है उसको मेजर किया जा सकता है।
इसी के साथ ही साथ जो डेवलपमेंट होता है ये मेजरेबल फॉर्म में नहीं होता, ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है। Development on the other hand is the process of the function and the physiological maturation. इसमें क्या हम देखते हैं, बेबी का फिजिकली फिजियोलॉजिकल जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, फंक्शंस में जो भी मैचुरेशन हो रहा है, वो किसके अंदर में आता है, डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ऑफ एन इंडिविजुअल इट इन्वॉल्व्स अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज कैपेसिटी टू फंक्शन एंड द परफॉर्म वेरियस स्किल। जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेबी के अलग अलग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। Related to the maturation of the nervous system including the myelination, बेबी के ब्रेन का ग्रोथ होना, किस तरीके से मैलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, बॉडी के ऑर्गन किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी के ऑर्गन का, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। टर्म कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, डेवलपमेंट में। So growth and the development encompasses physical and the emotional and the social changes. These changes are the qualitative aspect of the maturation, can be challenging to the measure. कई बार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग भी होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम मेजरमेंट कर पाए, और सम टाइम में हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है, यूनिक होती है, और उनमें जो भी चेंजेस होते हैं अलग अलग होते हैं। बट कुछ कुछ थ्योरीज दिए गए हैं, जो भी रिसर्चर है उन्होंने थ्योरीज दिया है, जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर एज में हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बेबी का अगर एज 5 मंथ की है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने रोल अप करना स्टार्ट, साइड टू साइड मूव करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और सपोर्ट के साथ में उन्हें खड़े होना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सारे माइलस्टोन जो हैं टाइम ड्यूरेशन के साथ में हम इन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो नॉर्मली बात है, बेबी को ग्रो करने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, अगर बेबी बढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा होगा, माल नरिश हो जाएंगे बेबी में कोई भी बॉडी में चेंजेस नहीं होगा, तो बेबी एक बेबी फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे। तो उसके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस जरूरी है। लाइफ में हर एक स्टेप पे चेंजेस होना इंपॉर्टेंट होता है। तो बेबी की बॉडी में भी टाइम के साथ में हर एक चेंजेस का होना उनकी एज के अकॉर्डिंग नेसेसरी है। एक्सपेक्टेशंस, एक एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे मैंने बताया कि हम इसको जो आइडेंटिफाई करना है ये बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल होता है, हम इसको नॉर्मली मेजरेबल फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। बट एक एक्सपेक्टेशन होती है टू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड टू अ पर्टिकुलर एज, कि हम एक पर्टिकुलर एज पे बेबी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं उस टाइम के 2 और 3 मंथ के बाद में बेबी दोनों हाथ का यूज करते हुए बॉटल को होल्ड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उसी के बाद एक हैंड का यूज करते हैं बॉटल को पकड़ने के लिए या फिर किसी और चीज को ग्रैस्प करने के लिए। इसी के साथ ही साथ बेबी क्या करते हैं, पहले वो साइड टू साइड मूव करना, सुपाइन पोजीशन से प्रोन पोजीशन में आना स्टार्ट करते हैं। देन वो स्लोली सपोर्ट के साथ में खड़े होना स्टार्ट करते हैं। पहले बैठना स्टार्ट करेंगे, फिर वो सपोर्ट के साथ में खड़े होना स्टार्ट करते, देन वो सपोर्ट के साथ में चलेंगे, फिर वो विदाउट सपोर्ट के वॉक करना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक्सपेक्टेड एज पे बेबी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस वाले एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन के अंदर आता है। उस एक्सपेक्टेशन को फाइंड आउट करने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। असेस करने के लिए टू असेस द नॉर्मल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इन द चाइल्ड, ये देखने के लिए बेबी नॉर्मली बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, या फिर कोई भी अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है जिस वजह से बेबी ग्रो नहीं कर पा रहे और उन्हें मेडिकल इंटरवेंशन की या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड है। डेविएशन डिटेक्टेशन, कोई भी डेविएशन प्रेजेंट है, कोई भी उनके नॉर्मल लाइफ स्टाइल से कोई भी डेविएशन प्रेजेंट है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। टू डिटेक्ट डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, नॉर्मली जो बेबी ग्रो कर रहे हैं अगर उनकी एज में नॉर्मली बेबी अच्छे से अपने माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं 1 by 1, और किसी वजह से अगर बेबी कोई ऑटिज्म की प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है जिस वजह से वो स्पीक नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो ये क्या होगा, नॉर्मली बेबी ग्रो तो कर रहा है पर सडन क्या हुआ, डेविएशन कॉज हो गया बेबी की हेल्थ पे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। नीड्स असेसमेंट, क्या क्या नीड होते हैं उसको असेस करने के लिए। टू assertion the need of the child at the various stage of the growth and the development, अगर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता होगा तो हम ये भी जान पाएंगे कि पर्टिकुलर एज पे बेबी की नीड क्या है, बेबी को किस तरीके का केयर नीड है, या फिर बेबी की क्या प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर एज पे, जिसको हम क्या मेजर यूज करें, क्या हम प्रिवेंटिव मेजर यूज करें जिससे हम
उनको ट्रीट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट छोटे हैं, इन्फेंट हैं, तो उस टाइम पे बेबी के फॉल होने की जो आपने पढ़ा होगा चाइल्डहुड इमरजेंसी के अंदर, बेबी के फॉल होने की जो मतलब कंसिस्टेंसी होती है बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई होती है। तो उस टाइम पे क्या करना है, हमें बेबी को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखना है, मदर को बेबी को अलग छोड़ के नहीं जाना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे बेबी को फॉल होने से प्रिवेंट करने के लिए। इसी के साथ साथ ड्राउनिंग से भी, नियर ड्राउनिंग से भी पेशेंट को प्रिवेंट करके रखते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम किस में आएंगे, इनको असेस करने के लिए हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नीड होती है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट टू प्लान एंड प्रोवाइड द होलिस्टिक नर्सिंग केयर टू चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट एंड द स्टेज। होलिस्टिक का क्या मतलब होता है, ओवरऑल केयर देना बेबी को, इमोशनल भी, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, और उन्हें जो भी नीड की रिक्वायरमेंट है, बेबी को सोशल नीड भी हम क्या करते हैं होलिस्टिक केयर में, होलिस्टिक अप्रोच में प्रोवाइड करते हैं। होलिस्टिक का मीनिंग होता है ओवरऑल केयर हम बेबी को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस है। पेरेंट एंड द केयर गिवर एजुकेशन, पेरेंट्स को भी और जो बेबी को केयर दे रहे हैं उनको भी एजुकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टू टीच एंड गाइड पेरेंट्स एंड द केयर गिवर ऑन हाउ टू प्रोवाइड टेंडर लविंग केयर टू द चिल्ड्रन। ये फाइंड आउट करने के लिए कि हम बेबी को किस तरीके से टेंडर करें, किस तरीके से टेंडर या फिर केयर प्रोवाइड करें, लव एंड अफेक्शन दें, जिसके थ्रू बेबी का जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर फील करें। बेबी सबसे ज्यादा अपने मदर के सराउंडिंग में सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नीड मदर के थ्रू ही फुलफिल हो रही होती है, तो वो बहुत ज्यादा क्लोज अपने मदर के ही होते हैं इन्फेंसी टाइम के पीरियड में। तो पेरेंट्स को एंड द केयर गिवर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर करने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ केयर सपोर्ट के लिए भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। टू डेवलप द एंड इनहांस सपोर्ट सिस्टम फॉर द चिल्ड्रन एंड द फैमिली, प्रोमोटिंग द हेल्थी ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। बेबी की हेल्थी ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट होने के लिए जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो क्या करेंगे, बेबी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो बेबी है उनका हेल्थ प्रमोट हो और वो अच्छे से बेबी ग्रो कर पाए, उनकी फैमिली की भी इसी के थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या क्या बेस्ट क्वालिटीज होते हैं, बेस्ट फीचर्स होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द कंटिन्यूअस एंड द ऑर्डरली प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है, लाइफ टाइम का प्रोसेस है, कंटिन्यू फॉर्म में चलता रहता है और एक ऑर्डर में होता है। ये नहीं पहले सबसे पहले बच्चा भागना शुरू कर दिया, अभी बैठना शुरू ही नहीं करा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक ऑर्डर में होती है। पहले वो पेन को होल्ड करना सीखेगा, फिर वो सर्कल बनाएगा, देन वो लेटर्स को लिखना स्टार्ट करता है। ये नहीं कि डायरेक्ट वो उठ के पहले से अच्छा सा लिखना शुरू कर दिया, नहीं, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, ऑर्डर बाय ऑर्डर होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेकिंग ईच चाइल्ड एक्सपीरियंस यूनिक। तो हर एक चाइल्ड का अपनी लाइफ टाइम में, अपने चाइल्डहुड टाइम में एक्सपीरियंस कैसा है, यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। These processes occur in the stage with the predictable sequence but may vary in the time. अलग अलग टाइमिंग के ऊपर ये जो स्टेजेस हैं डिपेंड करती हैं। इनका जो सीवियरिटी होता है ये वेरियस होता है, मेजरेबल होता है, इनको देखना फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी हम क्लोज ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड एक एक्सपेक्टेड लेवल के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ये प्रिंसिपल क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड द मैचुरेशन। जो भी बेबी है वो कैसे ग्रो करेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ में, उनका जो मैचुरेशन का जो फंक्शनल मैचुरेशन है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो एक सीक्वेंस फॉर्म में होता है। ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन एंड द मैचुरेशन ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट फॉलोइंग द स्पेसिफिक पैटर्न। एक स्पेसिफिक पैटर्न को वो फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं डायरेक्शन में बेबी ग्रो करेंगे। सिफेलोकॉर्डल एक डायरेक्शन होता है जिसके थ्रू सबसे पहले बेबी की बॉडी में हेड कंट्रोल आता है, देन स्पाइन कंट्रोल आता है, देन बेबी में लोअर एक्सट्रीमिटी का, लेग का, फुट का एंड द टो का कंट्रोल आता है। उसी के साथ साथ एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल के अंदर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, बेबी का मिड लाइन एरिया पहले सपोर्टेड होगा, देन उसका फार एरिया यानी कि डिस्टल पार्ट जो एक्सट्रीमिटीज हैं फिर उसमें सपोर्ट मिलता है, वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल में क्या दिया, हेड टू टो सबसे पहले बेबी की बॉडी में कंट्रोल आएगा, देन सेंटर टू पेरिफेरी एरिया में, पेरिफेरी मतलब जो एक्सट्रीमिटीज एरिया है
वहां पे फिंगर एरिया में डिस्टल पार्ट में फिर सपोर्ट आता है। डायरेक्शनल पैटर्न, ये जो सीक्वेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ये एक सीक्वेंस में होती है, कंटिन्यूअस लगातार फॉर्म में होगी। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द सेफेलोपॉडल हेड टू टेल एंड द प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर टू द पेरिफेरी डायरेक्शन। जैसे अभी मैंने बताया, सबसे पहले बेबी की बॉडी में हेड टू टो सपोर्ट आएगा, देन उसके बाद में मिड लाइन से, स्पाइन एरिया से, मिड पोर्शन से पेरिफेरी एरिया मीन द एक्सट्रीमिटी में सपोर्ट आता है। तो ये किस में है, एक डायरेक्शनल पैटर्न को ये फॉलो करता है। रेट ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, किस तरीके से, किस रेट में ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट होता है। The rate of the growth and the development is irregular with the rapid growth during the infancy। ये बहुत ही irregular फॉर्म में होता है। रेट जो है ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट का, ये पैरेलल फॉर्म में नहीं फ्लो करता, डिफर होता है, अलग अलग होता है। जब भी बेबी इन्फेंसी पीरियड में होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी मल्टीप्लिकेशन है, ग्रो होने का, बहुत ही ज्यादा जल्दी होने लगता है। इसी के साथ ही साथ क्या होता है कि जो जब भी बेबी प्यूबर्टी एरिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेज होगा, इसी के साथ ही साथ जो प्री स्कूलर बेबी है या फिर एडोलसेंट एज है, वहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। सो द रेट ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट विद रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड द प्यूबर्टी, रैपिड होता है इन्फेंसी एंड द प्यूबर्टी के टाइम पे, और स्लो डाउन हो जाता है ग्रोथ जब भी बेबी प्री स्कूल टाइम पे होता है या फिर स्कूल गोइंग एज में बच्चे होते हैं। ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट डिपेंड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंटरडिपेंडेंट फैक्टर। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये इंटरडिपेंडेंट है हर एक फैक्टर के ऊपर। इसी के साथ ही साथ जो बेबी होते हैं उनमें क्या है, बॉडी के ऑर्गन, हर एक ऑर्गन एक टाइम पे ग्रो करते हैं, बट साथ साथ ग्रो नहीं करेंगे। हम ये नहीं एक्सपेक्टेड कर सकते कि बेबी का ओवरऑल बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो एक साथ ग्रो कर जाए। बट होता क्या है इसमें मेनली, हम क्या देखते हैं, इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। क्या चीजें देखते हैं कि बेबी का जो ब्रेन है वो 5 to 7 ईयर ऑफ द एज में वो अच्छे से ग्रो करेगा, मेच्योर होगा। इसी के साथ ही साथ क्या होता है, जो बेबी है उनके जो अदर ऑर्गन है इस टाइम ड्यूरेशन पे, एक्सट्रीमिटीज या फिर हैंड, फिंगर, वो प्रॉपर अमाउंट में ग्रो अप हो जाते हैं। बट जो हेड होता है, जो ब्रेन है, जो उनका इंटेलेक्चुअल जो लेवल होता है वो 5 to 7 एज में ज्यादा अच्छे से मेच्योर हो पाता है उस टाइम पीरियड में। तो ये डिफर करता है उनके एज के ऊपर और टाइम ड्यूरेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी अलग अलग स्टेजेस होती हैं ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें क्या होता है, जब भी बेबी मदर के वूम में होते हैं उस टाइम को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, और जैसे ही बेबी बर्थ हो जाते हैं उनकी एज को भी अलग अलग क्लासिफिकेशन में हम रखते हैं। So the stages of the growth and the development can be studied as the intrauterine life। जैसे मैंने बताया, जब भी बेबी बूम में होते हैं तब उसको उनकी स्टेजेस को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। द पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट विद इन द बूम, ये वो पीरियड होता है जब बेबी कहाँ है, इंट्रा यूट्राइन मीन्स यूट्रस के अंदर बेबी बूम में है मदर के। पोस्टनेटल पीरियड यानी कि डिलीवरी के बाद, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में। द पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट आफ्टर द बर्थ ऑल्सो नोन एज द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। ओबीजी में आप बहुत अच्छे से और मतलब डीपली पढ़ेंगे, डेप्थ में आप इसको देखेंगे। प्रीनेटल टाइम में क्या होता है, जैसे ही मदर कंसीव करते हैं उस टाइम से लेकर 14 डेज तक जो बेबी होता है उसको हम ओवम से कंसीडर करते हैं आफ्टर द कंसेप्शन के बाद में 14 डेज तक के पीरियड में। और 14 डेज के बाद से लेके 8 वीक्स तक वो कंसीडर होता है एम्ब्रियो में। देन 8 वीक्स के बाद 8 वीक्स से लेके बर्थ तक का ये जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं, तब बेबी को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। इसी में बहुत ही फाइन डिटेल्स हैं, बहुत डेप्थ में है, मोरेला का बनना और ब्लास्टोसाइड और प्लेसेंटा वो सब अलग है, वो आप ओबीजी में पढ़ेंगे। अभी हम पीडियाट्रिक में बस बेसिक देख रहे हैं जो स्टेजिंग एरिया है बेबी का ग्रो होने का। तो सबसे पहले जैसे ही मदर कंसीव करते हैं 14 डेज के टाइम पीरियड तक बेबी को हम कैसा, ओवम में कंसीडर करेंगे। देन 14 डेज से 8 वीक्स तक के लिए हम एम्ब्रियो कहते हैं, और 8 वीक्स से लेकर जब तक बेबी बॉर्न नहीं होते तब तक वो क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। और जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं उस टाइम को क्या कहते हैं हम, न्यूनेटल मीन्स न्यू बॉर्न बेबी। कब तक कहलाता है ये, जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं बर्थ टाइम से लेकर 4th वीक तक ऑफ द एज। इन्फेंसी पीरियड क्या होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ।
1 साल के बच्चों को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट। टॉडलर 1 to 3 ईयर ऑफ एज के बच्चों को हम टॉडलर कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड कब कहेंगे? प्री स्कूलर बेबीज को, प्री स्कूलर चिल्ड्रंस को 3 to 6 ईयर ऑफ द एज में। एंड द मिडिल चाइल्डहुड यानी कि स्कूल एज गोइंग बेबीज को, यानी कि बच्चों को क्या कहते हैं? गर्ल्स का एज डिफर होता है, बॉयज का एज डिफर होता है। गर्ल्स 6 to 10 ईयर ऑफ द गर्ल्स को हम क्या कहेंगे? मिडिल चाइल्डहुड मींस स्कूल एज ग्रुप कहेंगे, और बॉयज में ही कंसीडर करते हैं 6 to 12 ईयर्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे एडोलसेंस एज में, मींस स्कूल गोइंग के बाद में। एडोलसेंस फ्रॉम द प्यूबर्टी टू द अडल्टहुड, प्यूबर्टी एरिया तक के लिए, प्यूबर्टी टाइम के लिए। तो ये भी डिवाइडेड है 2 पार्ट में, प्री प्यूबर्टी एंड द लेट प्यूबर्टी। तो लेट चाइल्डहुड गर्ल्स का एज कितना होता है इस टाइम ड्यूरेशन में? 10 to 12 ईयर ऑफ द एज, बॉयज का 12 to 14 ईयर। एंड द अर्ली एडोलसेंस कब कंसीडर करेंगे? गर्ल्स का एज कितना होगा? 12 to 14 ईयर एंड द बॉयज 14 to 16 ईयर। इसी के साथ साथ लेट एडोलसेंस यानी कि पोस्ट प्यूबेसेंट गर्ल्स का एज होता है 14 to 18 प्यूबर्टी टाइम, एंड द बॉयज का होता है 16 to 21 ईयर ऑफ एज। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस हमने देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। इसी के साथ साथ अब देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए, या फिर प्रमोट भी करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट डेवलप ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस फैक्टर। बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो लीड करते हैं ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट को, या फिर इनहेंस करते हैं, या फिर इनहिबिट करते हैं, या फिर उसे रोकते हैं। तो हेरिडिटरी पैटर्न होते हैं, जेनेटिक एरिया सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मोस्टली डिपेंड करता है 50 आप कह सकते हैं 70% जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ही। उसके बाद में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है फिर वो कंट्रीब्यूट करता है बेबी की हेल्थ पे। फेनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज द मॉर्फोलॉजी, इनके स्ट्रक्चर चेंजेस, डेवलपमेंट, बायोकेमिकल और द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर। फिनोटाइप वर्ड का मतलब होता है बॉडी में जो भी ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका दिखना। वो बेबी को जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर वो ट्रांसफर होते हैं। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज द मॉर्फोलॉजी, जो भी इनका स्ट्रक्चर होता है, अगर वो कोई भी एनिमल है या फिर बेबी है या फिर प्लांट वगैरह है, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट बायोकेमिकल के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द फिजियोलॉजिकल जो भी प्रॉपर्टीज या फिर बिहेवियर होता है वो फिनोटाइप मींस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। Prenatal traits, characteristics of the parents such as the height, size of the head, structure of the chest and the fatty tissues are transmitted to the offspring through the gene. पेरेंट्स से बेबी के अंदर जो भी ट्रेड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? पेरेंट्स से ही आते हैं। बेबी का हाइट, बेबी का वेट, बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस, बेबी का चेस्ट एरिया, बेबी का पर्सनैलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनके पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये उन्हीं से ट्रांसफर होते हैं। रेस क्या है? ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द डिफरेंट रेशियल ग्रुप में वेरी। अलग अलग रेस में पेशेंट जो है, अभी इंडिया में पेशेंट बॉर्न हुआ है तो वो अफ्रीकन जैसा नहीं दिखेगा। अगर अफ्रीकन जैसा दिख रहा है तो इसमें अबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है। तो अगर बेबी अफ्रीका में बॉर्न हुए तो वो अफ्रीकन ही कहलाते हैं। उनका अपने अपने रेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये भी कैसा है? जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल कैन इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। रिदम ऑफ द मैच्योरेशन, जो रिदम है मैच्योरेशन होने का, ये भी किस पे डिपेंड करता है? जेनेटिक मटेरियल पे। द रेट एट विच द चिल्ड्रन मैच्योर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेनेटिक पैटर्न। जिस रेट पे बच्चे क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, प्यूबर्टी एरिया को अचीव कर रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिदम ऑफ द मैच्योरेशन के ऊपर। अभी जो गर्ल्स हैं उनके मदर ने जिस एज पे मिनार्की का एज उन्होंने अचीव करा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो गर्ल है, जो मदर की जो बेटी है, उनके अंदर भी उसी एज पे वो भी मिनार्की को अचीव करें। इसी के साथ साथ जो बॉयज होते हैं उनके अंदर भी जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके जो फादर हैं, उनमें जिस एज पे चेंजेस आए हैं, बॉयज में चेंजेस,
और अलग अलग जो भी चेंजेस है मैच्योरेशन का जो फीचर्स होते हैं वो दिखना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बॉय के अंदर अपने फादर के, उनके जो फादर हैं उनमें जिस एज पे चेंजेस आए हैं वो उनके लड़के के अंदर भी उसी एज पे है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी डिपेंड करता है, ट्रांसमिटेड होता है जेनेटिकली। सर्टेन जेनेटिक कंडीशन कैन इम्पैक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ये फैक्टर के अंदर आ रहा है, तो जो भी जेनेटिक कंडीशन है वो कंट्रीब्यूट करती है बच्चे के हेल्थ के ऊपर। अगर पेरेंट्स डायबिटिक है, मदर डायबिटिक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बेबी भी कैसे हो, डायबिटिक हो। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, या फिर उनके फैमिली हिस्ट्री में कोई भी डिजीज रहा हो, कंडीशन रही हो, तो चांसेस होते हैं कि जो बेबी है, जो बच्चा बॉर्न हुआ है, उसके अंदर भी वो कंडीशन हो सकती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर नेक्स्ट हम देखेंगे। दीज फैक्टर कैन ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अभी जो सराउंडिंग एरिया होता है पेशेंट का, वो भी अफेक्ट डालता है बेबी की हेल्थ के ऊपर, ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट के ऊपर। एनवायरमेंट कैसा है, हेल्दी है या फिर नहीं है, हाइजीन मेंटेन है या नहीं है, बहुत ही ओवर क्राउडेड हाउस है, जो भी फैमिली है जॉइंट फैमिली है, या फिर मदर बेबी को अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे, अपने काम में लगे रहते हैं, पुअर हाइजीन है, बच्चे फीडिंग अच्छे से नहीं है, बेबी को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई भी उनकी हेल्थ के ऊपर कोई मतलब कि कोई अवेयर नहीं है बेबी की हेल्थ को लेकर, तो ये सारे क्या है, इन्वायरमेंटल फीचर्स है, इमोशनल फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैमिली में कोई भी क्राइसिस चल रहे हैं, मदर एंड द पेरेंट्स के बीच में बॉन्ड अच्छा नहीं है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो मेंटल स्टेटस पे बेबी की ये अफेक्ट करता है। तो ये इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लीड करेंगे। तो फिजिकल इन्वायरमेंट फैक्टर लाइक सनशाइन, फिजिकल इन्वायरमेंट भी होता है, और द सोशल फैक्टर्स भी होते हैं इसमें। फैक्टर्स लाइक द सनशाइन, हाइजीन एंड द लिविंग स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। जो भी सनलाइट है या फिर हाइजीन है, सनशाइन का मतलब वेंटिलेशन से भी आप समझ सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड, एक फैमिली में किस तरीके का लिविंग स्टैंडर्ड है, और उनके ऊपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, इनके ऊपर, ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सोशल फैक्टर क्या है, इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स, टीचर एंड द फ्रेंड्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स कैन शेप अ चाइल्ड ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। प्री स्कूलर एज के बेबी हैं, या फिर टॉडलर हैं, या फिर स्कूल एज के गोइंग बच्चे हैं, तो उनके ऊपर जो सोशल, उनका जो सराउंडिंग एरिया है वो बेबी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगर स्कूल में बेबी गए हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है, तो आपने देखा होगा बच्चों को क्या होता है, वो स्कूल के नाम से डरने लगते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, क्योंकि हो सकता है स्कूल में एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, जो उनके पीयर ग्रुप के बच्चे हों उन्हें टीज कर रहे हों, परेशान कर रहे हों, टीचर्स अच्छे से ना ट्रीट कर रहे हों बच्चे को। तो ये सोशल इन्वायरमेंट जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बेबी की लाइफ के ऊपर। तो कोशिश ये करनी है कि जो बेबी को इन्वायरमेंट दे रहे हैं वो हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, सो दैट जो बेबी का शेप होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो फॉर्म होंगे, और बहुत ईजिली, बहुत स्मूथली फॉर्म में उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीनेटल एंड द पोस्टनेटल फैक्टर्स। प्रीनेटल एंड द पोस्टनेटल ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लीड करते हैं या फिर उस पर इफेक्ट डालते हैं। प्रीनेटल फैक्टर्स, मैटरनल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड द सोशल इकोनॉमिक लेवल कैन इम्पैक्ट द फीटल डेवलपमेंट। क्या होता है, जब भी मदर कंसीव कर रहे हैं, प्रेग्नेंट मदर हैं, और उस टाइम ड्यूरेशन पे मदर अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ भी अनहाइजीनिक फूड इनटेक कर रहे हैं, या फिर मदर की हेल्थ में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, कोई डिजीज हो गया है, या तो फिर मदर क्या कर रहे हैं, किसी सर्टन ड्रग के एक्सपोजर में आई हैं, या फिर अल्कोहल या फिर स्मोकिंग कंजप्शन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो मदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जो बेबी उनके वूम में है उस पर इफेक्ट डालता है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो प्रीनेटल फैक्टर्स के अंदर ये आते हैं। पोस्टनेटल फैक्टर्स में क्या होगा, आफ्टर द बर्थ, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड द इन्फेस्टेशन कैन अफेक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट आफ्टर द बर्थ। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, मदर अच्छे से बेबी को फीड नहीं करा रहे हैं, इनएडिक्वेट सराउंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट है, हैंडलिंग अच्छे से नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो ये भी क्या है, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड और द डिस्टर्बेंस कैन इम्पैक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। जो भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं,
तो ये पेशेंट की बॉडी में, बेबी की बॉडी में इफेक्ट डालता है प्यूबर्टी टाइम पीरियड में। ट्रॉमा एंड द स्ट्रेस, कोई भी ट्रॉमा की सिचुएशन है, कोई भी बेबी को ट्रॉमा हुआ है या फिर स्ट्रेस है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, या फिर सिंगल मदर बेबी को ट्रीट कर रहे हैं, या फिर फैमिली में क्या है, मदर और पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, तो वो सारे सिचुएशन कैसा होता है, बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है, क्राइसिस होता है फैमिली में। और इन सारी चीजों का इफेक्ट किस पे पड़ता है, बेबी के ऊपर पड़ता है। ट्रॉमेटिक इवेंट और द स्ट्रेस कैन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ये इफेक्ट डालता है। अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं बेबी के ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट पे। मेटाबॉलिक एंड द एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक कोई भी डिस्टर्बेंस है बेबी की बॉडी में, जुवेनाइल डायबिटिक मेलाइटिस हुआ है, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपरथायराइडिज्म जैसे कंडीशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर कैल्शियम का कोई डेफिशिएंसी है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, कंडीशन लाइक द डायबिटीज और द थायराइड डिसऑर्डर कैन इम्पैक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिले हो सकता है। क्लाइमेट एंड द जियोग्राफिकल एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक द क्लाइमेट और द एंड द जियोग्राफिकल कैन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। जो जियोग्राफिकल एरिया है, एनवायरमेंट है और या फिर क्लाइमेट है, वो भी बेबी की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। समर एरिया में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बेबी मतलब बीमार होते हैं, डिजीज कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बेबी का हेल्थ कैसा रहता है, डाउन होता है। ऑन द अदर हैंड स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, बेबी अच्छे से ग्रो करते हैं, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो जो क्लाइमेटिक सिचुएशन होते हैं बेबी की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। इन्फेक्शन एंड द टॉक्सिन्स जो होते हैं बेबी की हेल्थ पे इफेक्ट डालेंगे। एक्सपोजर टू द सर्टेन इन्फेक्शन और द टॉक्सिन सच एज द रूबेला और द टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉर्च इन्फेक्शन जो होता है उसके अंदर आता है, कैन इम्पैक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ये सारे इन्फेक्शन भी क्या है, बेबी की ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे RH incompatibility. RH incompatibility between the mother and the fetus can lead to the complication during the pregnancy. अगर RH incompatibility है, मीन्स मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव है और बच्चा है वो भी कैसा है, निगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ में, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी के या फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी के। स्मोकिंग एंड द सब्सटेंस अब्यूज, मेटरनल स्मोकिंग और द सब्सटेंस अब्यूज प्रेगनेंसी कैन इम्पैक्ट द फीटल डेवलपमेंट। मैं पहले ही बताया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मदर अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये बेबी की हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। मेडिकेशन यूज, सर्टेन मेडिकेशन भी क्या करते हैं, बेबी के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट क्या होता है, बेबी का फीटल का अफेक्टेड हो जाता है। कल्चरल फैक्टर, कुछ कल्चरल फैक्टर भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं बेबी के इम्पेयरमेंट को कॉज करते हैं, बेबी की हेल्थ में ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट डिले होता है। फैमिली पोजीशन, जो भी फैमिली का पोजीशन है और फैमिली स्टेटस है, ये बेबी की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालेगा। चाइल्ड पोजीशन विद इन द फैमिली कैन इन्फ्लुएंस देयर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। जो भी पोजीशन है फैमिली का, जो भी लो इनकम है या फिर हाई इनकम है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से है वो, तो ये स्टेटस क्या है, बेबी की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर इफेक्ट को कॉज करेगा। इससे क्या होगा, जैसा फैमिली होगा वो वैसे ही पेशेंट, जो भी हमारे जो मतलब कि पीडियाट्री पेशेंट है, उनको उसी तरीके का वो केयर या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे फैमिली इनकम के अकॉर्डिंग ही। न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM एंड द एनीमिया एंड द विटामिन डेफिशिएंसी कैन इम्पैक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अगर फैमिली का साइज कैसा है, बहुत ही बड़ा फैमिली है या फिर लो इनकम फैमिली का स्टेटस है, तो माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन बेबी के अंदर दिखती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, एनर्जी नहीं होगी, एनीमिक होंगे बेबी, विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, ओवर ईटिंग, या फिर बहुत ही अच्छा फैमिली है तो बेबी क्या करेंगे, खाते ही रहेंगे। तो ये भी एक्सेसिव फूडिंग क्या है, टेक कर रहे हैं बेबी, तो ओबेसिटी को कॉज करता है एंड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ जाएगा और बेबी का हेल्थ इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रॉमा। Fracture can injury, fractures or the damage to the growing epiphysis plate can affect the bone growth and the development. फ्रैक्चर हो गया है या फिर कोई इंजरी हुई है तो बेबी की हेल्थ के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। बेबी का जो बोन है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, एपिफाइसिस जो बोन होता है, बोन में पार्ट है बोन का, एपिफाइसिस वो इम्पेयर्ड हो जाता है तो ग्रोथ डिले हो जाएगा। हेड इंजरी अगर हो गया है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, बेबी फॉल हो गए हैं, ब्रेन में इंजरी हो गया है, तो कैन इम्पैक्ट द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड द मेंटल डेवलपमेंट को ये अफेक्ट करेगा। बेबी अच्छे से इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे
और जो इंटेलेक्चुअल जो उनका मेमोरी होगा वो जा सकता है, या तो फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे अपनी एज के अकॉर्डिंग, बेबी का माइंड इतना ज़्यादा शार्प नहीं होगा। सोशल इकोनॉमिकल लेवल, हाई सोशल इकोनॉमिक लेवल, बेटर न्यूट्रिशन, fewer infection and the improved living standard can positively impact the growth and the development। अगर बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेटस फैमिली है, सोशल स्टेटस उनका बहुत अच्छा है, तो बेबी को न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मिलेगा, फ्यूअर इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं और बेबी बहुत अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे। लो सोशल इनकम है तो वहीं पे पुवर्टी होगा, लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटस है, माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन हमने आगे भी डिस्कस करा, तो ये बेबी की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। क्लाइमेटिक सिचुएशन भी है, ऐसे सीजनल वेरिएशन हो गया, ग्रोथ में वेलोसिटी हो सकती है, पोजीशन चेंज हो सकता है अक्रॉस द डिफरेंट सीजन्स, फास्टर ग्रो एंड ड्यूरिंग द समर मंथ। समर मंथ में क्या है, बहुत ही ज्यादा फास्टर ग्रोथ होता है। इन्फेक्शन एंड द इन्फेस्टेशन, सर्टेन इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन आर द कॉमन इन द हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट। इन्फेक्शन का चांसेस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है हॉट क्लाइमेट में, जैसे कि समर सीजन में होता है तो डायरिया के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। Chronic diseases can impair the growth and the development, especially when the combined with the acute illness। बेबी को कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, एयर में ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्यूट इलनेस है, और वो बाद में क्रॉनिक इलनेस में अगर चेंज हो गई है तो ये वाइडली बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डिनल पोजीशन इन द फैमिली। ऑर्डिनल पोजीशन मतलब अगर बेबी फर्स्ट बोर्न है, सेकेंड बोर्न बेबी है, या फिर थर्ड बोर्न बेबी है, तो अगर पहले बेबी बोर्न होते हैं, जैसे पेरेंट्स जो हैं प्लानिंग करते हैं बेबी के बर्थ के लिए या फिर उस चीज़ों के लिए, फैमिली प्लानिंग जब स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, तो जो फर्स्ट बोर्न बेबी होता है वो सभी का बहुत ही ज़्यादा लाडला होता है, प्यारा होता है, और उन्हें लव एंड अफेक्शन सभी से मिलता है। उसी के साथ साथ जो बीच के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं, एल्डर होते हैं, उनके नीचे यंगर होते हैं, तो सारा ध्यान किस पे जाता है, सबसे बड़े के ऊपर या फिर सबसे छोटे के ऊपर। तो बीच वाले का ऐसी इंटेंसिटी होती है कि उनको क्या है, कम प्यार, उनको कब लव एंड अफेक्शन मिलता है। इसी के साथ साथ जो यंगर होते हैं फैमिली के, जो सबसे छोटे होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान होता है, सब उन्हें बहुत ही ज्यादा केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बेबी को इमोशनली अफेक्ट करती हैं। तो ऑर्डिनल जो पोजीशन है फैमिली में, ये मैटर करता है बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड अगर है तो टिपिकली रिसीव द मोर अटेंशन फ्रॉम द पेरेंट्स विच कैन इम्पैक्ट देयर डेवलपमेंट। तो उनको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अफेक्शन मिलेगा, बहुत ही ज्यादा लव और केयर मिलेगा, उनके पेरेंट्स से भी, मदर भी बहुत प्यार करेंगे, और इसी के साथ साथ दादा नानी, जो भी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, वो बेबी को बहुत ही प्यार करते हैं अगर फर्स्ट बॉर्न बेबी है तो। ओनली चाइल्ड है तो वो भी बहुत ही भाई लाडले हैं, अपने मम्मी पापा के होते हैं, मे डेवलप मोर रैपिडली इंटेलेक्चुअल देन चिल्ड्रन विद द सिबलिंग। वो बच्चे क्या है, बहुत ही रैपिडली उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ही स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है कंपैरिजन टू द सिबलिंग चिल्ड्रन। मिडिल चाइल्ड, अगर बच्चा मिडिल एज में है, मिडिल ग्रुप में आ रहे हैं, तो ऑफन रिसीव लेस अटेंशन, उनको ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती, एंड मे बी लेस अचीवमेंट ओरिएंटेड देन द फर्स्ट बोर्न चिल्ड्रन। और फर्स्ट बोर्न चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा टेंशन मिलती है, बीच वाले बच्चों को नहीं मिलती। कई बार तो फैमिली में ऐसे भी कह देते हैं कि मम्मी तुमको कहाँ से लाए हैं, अब वो वहाँ अनाथ आश्रम से लाए, ऐसे करके चिढ़ाते टीज करते हैं फैमिली में। तो ये सारी चीजें क्या है, बेबी को बहुत ही ज्यादा इमोशनली अफेक्ट करती हैं। यंगेस्ट चाइल्ड में रिसीव द लेस अचीवमेंट ओरिएंटेड प्रेशर but more love and attention which can influence their personality and the self-esteem. They may develop a warm family and the outgoing personality. इनकी personality बहुत ही outgoing होती है, intellectually इतनी ज़्यादा strong नहीं होते, इतने ज़्यादा मतलब कि intellectual जो cognitive जो होता है वो इतना ज़्यादा improve नहीं होता, strong नहीं होता, but बहुत ही ज़्यादा friendly nature के होते हैं, उनका personality outgoing होता है। Next हम देखेंगे growth potential. The size of a child at the birth can influence their future growth and the development. जो साइज है बेबी का, जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, ये फ्यूचर लाइफ के ऊपर उनका इफेक्ट करता है। क्योंकि हमने देखा जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं, बॉर्न होने के फर्स्ट वीक में बेबी क्या करते हैं, अपना 10% वेट लूज करते हैं, लॉस करते हैं। देन उसके बाद में स्लोली वो अपना जो बर्थ वेट होता है उसको, उसमें से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डबल और ट्रिपल एंड द 4th टाइम में वो ग्रो करते जाते हैं। अगर बेबी प्री टर्म बॉर्न हुए हैं या फिर उनका बर्थ वेट बहुत ही कम है, तो ये क्या करेगा, उनकी लेटर ऑन लाइफ पे, फ्यूचर लाइफ पे, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट डालता है।
जनरली स्मॉलर बेबीज टेंड टू रिमेन स्मॉलर। जनरली ऐसा माना जाता है जो छोटे बेबी हैं वो कैसे रहेंगे, लंबे समय के लिए छोटे ही रहते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हाइल लार्जर बेबीज टेंड टू ग्रो इनटू द लार्जर चिल्ड्रन एंड द अडल्ट। और जो बड़े बच्चे हैं वो लार्जर चिल्ड्रंस में या फिर अडल्ट में ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए, 5 मार्क्स में जरूर से आएगा, फाइबर में भी पूछते हैं। सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का? सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है ये ऑर्डिनल है, एक डायरेक्शन में होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है। So the principle describe the direction of the growth and the development which proceed from the head to tail। जो कहाँ से होगा, कहाँ से सबसे पहले बेबी की बॉडी में हेड कंट्रोल आता है, देन बेबी की बॉडी में सुपाइन यानी कि स्पाइन कंट्रोल आता है, देन लोअर एक्सट्रीमिटी का कंट्रोल आता है और ये कहाँ से चलता है? हेड टू टो चलता है। डेवलपमेंट स्टार्ट विद द हेड रीजन फॉलोड बाय द ट्रंक, आर्म एंड द फाइनली द लेग्स। जैसे मैंने बताया चिल्ड्रन टिपिकली गेन कंट्रोल ऑफ देयर हेड फर्स्ट। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे? हेड कंट्रोल को गेन करते हैं, देन देयर आर्म, इवेंचुअली देन द लेग्स। नेक्स्ट है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो का मतलब होता है पास एंड द डिस्टल मतलब दूर। प्रोक्सिमो डिस्टल यानी कि मिडल एरिया से पेरिफेरी एरिया में। दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर और द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और टू द पेरिफेरी। मींस मिड लाइन ऑफ द बॉडी से मींस स्पाइन एरिया से लेकर एक्सट्रीमिटी एरिया में मतलब हैंड के एरिया और फिर फिंगर का कंट्रोल आता है बेबी की बॉडी में। डेवलपमेंटल प्रोसीड फ्रॉम द नियर टू फार। ये डेवलपमेंटल कैसे प्रोसीड होता है? नियर से यानी कि पास एरिया से, नियर एरिया से फार एरिया में, दूर के एरिया में। मींस सबसे पहले बीच का ट्रंक एरिया का कंट्रोल आता है, देन हैंड का आएगा, फिर हैंड का आता है, देन उसके बाद में फिंगर्स का कंट्रोल आता है। With the spinal cord and the central axis, the body developing before the outer part of the body। इससे पहले outer part of the body develop हो, सबसे पहले center body का control आता है। Example में भी दिया हुआ है hand and the feet develop before fingers and the toe। सबसे पहले क्या ग्रो होगा? hand और feet develop होते हैं, इससे पहले finger या फिर toe develop हो। The development of the hand and the feet proceed the development of the finger and the toe। आर्म द लेग डेवलपमेंट बिफोर द हैंड एंड द फीट। फिर से देखिए, आर्म का सबसे पहले और लेग्स का पहले सबसे पहले डेवलपमेंट होगा, इससे पहले हैंड या फिर फीट का हो। द डेवलपमेंट ऑफ द आर्म एंड द फीट लेग अकर बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द हैंड और फीट। ये आता है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल के अंदर। अभी हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सीक्वेंस फॉर्म में चलता ही रहता है, स्टॉप नहीं होता। तो ये भी क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक स्पेशल प्रिंसिपल है। ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट आर द कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर फ्रॉम द कंसेप्शन टू द डेथ। मींस जैसे ही मदर कंसीव करते हैं और डेथ तक ये चलता ही रहता है। दीज चेंजेस एनकम्पासेस नॉट ओनली द फिजिकल ग्रोथ। ये जो फीचर्स है इसमें सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बेबी का साइकोलॉजिकल जो होलिस्टिक अप्रोच होता है वो देखने में मिलता है। फिजिकल ग्रोथ भी, मैच्योरेशन, बट ऑल्सो बिहेवियरल डेवलपमेंट एंड दे कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द लाइफ। जो भी बिहेवियरल डेवलपमेंट हो रहा है, बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, ये कंटिन्यूस रहते हैं टिल द डेथ टाइम पीरियड तक। ऑर्डरली एंड द सीक्वेंशियल प्रोसेस। ये कैसा एक प्रोसेस है? ऑर्डर में चलने वाला और सीक्वेंस में चलने वाला, स्टेप बाय स्टेप ये काम करता है। ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट फॉलो एन ऑर्डरली एंड द सीक्वेंशियल पैटर्न। एवरी स्पीशीज whether the animal or the human has a unique pattern of the development। चाहे वो एनिमल फॉर्म हो या फिर प्लांट हो या फिर ह्यूमन बॉडी हो, सब में ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ये एक ऑर्डर में होगा और सीक्वेंस फॉर्म में होता है। चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द डेवलपमेंट स्टेज इन अ प्रेडिक्टेबल ऑर्डर विद ईच स्टेज बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन के प्रोग्रेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट टिपिकली स्टैंड बिफोर दे वॉक। सबसे पहले बेबी क्या करेंगे? बैठना सीखते हैं। फिर उसके पहले तो बेबी साइड टू साइड रोल ऑन करना स्टार्ट करेंगे, सुपाइन से प्रोन पोजीशन पे जाएंगे, देन वो बैठना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में वो सपोर्ट के थ्रू खड़े होना स्टार्ट करते हैं, देन सपोर्ट के थ्रू वो चलना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद में वो विदाउट जो सपोर्ट है उसके
चलना स्टार्ट करते। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफन ड्रॉ सर्कल बिफोर दे कैन ड्रॉ स्क्वायर। ऑफनली क्या होता है, इससे पहले कि बेबी कोई कॉम्प्लेक्स काम करे, यानी कि स्क्वायर को ड्रॉ करे, इससे पहले वो सर्कल को ड्रॉ करते हैं। अगर उन्होंने पेंसिल को होल्ड करना स्टार्ट करा है तो उससे पहले तो स्क्रिबल ऐसे करके करेंगे, देन वो सर्कलिंग करते हैं, शेप्स बनाते हैं, फिर उसके बाद भी वो लेटर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जर्नल टू स्पेसिफिक, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये जर्नल से स्पेसिफिक की साइड में जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द जर्नल टू स्पेसिफिक, चिल्ड्रन प्रोग्रेस फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्किल। पहले वो सिंपल प्रोसेस, सिंपल काम करेंगे, देन उसके बाद में कोई कॉम्प्लेक्स चीज करते हैं। अब बेबी क्या है, अगर वो कोई भी बड़ा चीज है तो उसको दोनों हाथों का यूज करते हुए, दोनों पाम का यूज करते हुए होल्ड करेंगे। जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे वो अपने वन हैंड से भी चीजों का ग्रैब करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट फर्स्ट यूज बोथ आर्म, वही एग्जाम्पल है, बोथ आर्म का पहले वो यूज करते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, देन वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट को पकड़ना स्टार्ट करते हैं अपने एक ही हाथ के थ्रू। एज देयर फाइन मोटर स्किल, ये कैसे थ्रू होता है, मोटर स्किल के थ्रू होता है। मोटर स्किल्स बोले तो मूवमेंट वाले। दे कैन पिक अप स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक द बीड्स एंड पीस एंड द सीरस। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं बीड्स के, या फिर कोई पी का कोई दाना हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फिर बाद में स्लोली करके उनकी आंखों की जो रोशनी है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। अगर फर्श पे छोटा सा भी एक पार्टिकल पड़ा हो तो उन्हें दिख जाएगा, उनकी आंखें बहुत ही शार्प होती हैं, वो उठे ग्रैब कर लेते हैं, उठा लेते हैं। When the children learn to hold, जैसे ही बच्चे लर्न करते हैं पकड़ना पेंसिल को, they start by the drawing, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं इजीली, ऐसे करके कोई भी शेप बनाने लगेंगे। फिर उसके बाद में वो सिंपल शेप बनाना स्टार्ट करते हैं। देन वो फिर क्या करते हैं, फिर सर्कल करते हैं, देन प्रोग्रेस टू मूव कॉम्प्लेक्स शेप। फिर ये क्या होता है, ये जो उन्होंने काम कर रहे हैं, पहले ड्राइंग कर रहे हैं, फिर शेप को ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसके बाद में ये कैसा प्रोसेस है, एक सिंपल है, फिर ये कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर होगा। कब होगा, जब बेबी इवेंचुअली क्या करने लगेंगे, लर्न टू राइट द लेटर। जैसे ही वो लेटर्स को लिखना सीख जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स मैटर में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंक्रीज इन द साइज एंड द मैच्योरेशन। क्या कोऑर्डिनेशन होता है, इंक्रीज होना साइज में एंड द साइज में इंक्रीज होना, या फिर मैच्योरेशन के लेवल में पहुंचना। ये कैसा है, कोऑर्डिनेशन में होता है। ये नहीं है कि बेबी का डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो गया, ग्रोथ क्या है स्टॉप हो गई है, तो दोनों पैरेलल मूव करेंगे। देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंक्रीज इन द साइज एंड द मैच्योरेशन। फंक्शनल फॉर्म में और ग्रोथ होने में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। मैच्योरेशन रेफर्स टू द सीक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। मैच्योरेशन में आता है बायोलॉजिकली, जैसे बेबी ग्रो कर रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस अकर इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड गिव द चिल्ड्रन न्यू एबिलिटी। जैसे जैसे बेबी बड़े होंगे, मैच्योरेशन आएगा, उनमें क्या होंगे, नए नए स्किल्स वो अडॉप्ट करते जाएंगे। एज चिल्ड्रन मैच्योर टू अ सर्टेन पॉइंट, जैसे बच्चे सर्टेन पॉइंट में मैच्योर हो जाते हैं, दे आर एबल टू प्रोग्रेस टू अ न्यू स्किल। वो नए नए स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे बेबी अभी चलना स्टार्ट करें, फिर वो साइकिलिंग स्टार्ट कर देते हैं चलना, फिर जैसे ही एडोल्सन एज पे आते हैं फिर वो बाइक चलाना सीख जाते हैं। तो ये क्या है, न्यू स्किल्स को स्लोली क्या है, स्टेप बाय स्टेप अडॉप्ट करते जाते हैं लेटर ऑन, जैसे ही वो ग्रो करते हैं। और ये कैसा एक प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेशन में सीक्वेंस फॉर्म में चलता है। प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है और हर एक इंडिविजुअल में जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये डिफर होता है। हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एज तक इस बच्चे को ये वाला माइलस्टोन अचीव कर लेना चाहिए। द रेट ऑफ द डेवलपमेंट इज नॉट इवन, इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। जो रेट होती है ग्रो होने की ये डिफर होती है हर एक बच्चे के अंदर, और डेवलपमेंट का भी जो भी रेट है वो भी डिफर होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज एंड द गर्ल्स, अभी दो के बीच में, दो जेंडर्स के बीच में डिफरेंस दिया है, बॉयज एंड द गर्ल्स के बीच में हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल रेट। इनमें क्या है, डेवलपमेंटल रेट क्या है, डिफर होता है, अलग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी ग्रो एट द डिफरेंट रेट। जो बॉडी में जो टिश्यू हैं वो अलग अलग रेट पे ग्रो करते हैं। जो अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में देखें तो सारे ऑर्गन बॉडी में थर्ड ट्राइमेस्टर तक ग्रो हो जाते हैं, कंप्लीटली फंक्शनल फॉर्म में होते हैं। बट लंग्स एक ऐसा ऑर्गन होता है जो फंक्शनल फॉर्म में नहीं होता, लेटर ऑन आफ्टर द बर्थ
ये थर्ड ट्राइमेस्टर तक ये क्या है, ग्रो होते रहते हैं। नॉट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो एट द सेम रेट, सारे ही बॉडी के पार्ट सेम रेट पे ग्रो नहीं करते, अलग अलग रेट होता है हर एक ऑर्गन का ग्रो करने का। ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन का ग्रोथ कैसा होता है, द ब्रेन रीचेस लाइक द मैक्सिमम डेवलपमेंट, बेबी में मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है ब्रेन को ग्रो करने का, वो कब होता है, 6 to 8 ईयर ओल्ड एज। 6 to 8 ईयर्स में जब बेबी पहुंच जाएंगे तब उनका इंटेलेक्चुअल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाता है, वो अच्छे से थिंक करना, रीजनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो उनका एक्सट्रीमिटीज है, फिंगर्स हैं या फिर हैंड है, ये प्रॉपरली ग्रो हो चुके होते हैं टाइम ड्यूरेशन तक। other body parts of the body such as the feet and the hand may reach their maximum development during the adolescent age तक उनके जो हैंड हैं, फीट हैं, ये बाद में डेवलप होते रहते हैं साइज में। अर्ली फाउंडेशन इज इम्पॉर्टेंट, जो बेबी का अर्ली फाउंडेशन है, जो नींव है बेबी की, वो इम्पोर्टेंट करती है डेवलपमेंट होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए। तो ये भी एक क्या है, प्रिंसिपल है। गुड फाउंडेशन इन द अर्ली चाइल्डहुड क्रूशियल फॉर अ child's growth and the development. The condition during the prenatal and the postnatal period can have a lasting impact on the child's development. जैसे हमने फैक्टर्स में डिस्कस करा था कि जो भी फैक्टर्स हैं बेबी की हेल्थ के ऊपर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट या फिर इफेक्ट डालते हैं। गुड इफेक्ट भी होता है और बैड इफेक्ट भी होता है। तो जैसा फाउंडेशन बेबी का है, अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी मदर अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, मेडिकेशन टाइम से ले रहे हैं, फॉलोअप में है मतलब कि जो भी गायनोकोलॉजिस्ट है उनके साथ में, और सेफ डिलीवरी क्या है, बच्चा अच्छे से डिलीवर हो रहा है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, तो जो बेबी का फ्यूचर होगा वो भी कैसा होगा, सिक्योर होगा। ऑन द अदर हैंड अदर मदर कैसे हैं, कोई भी डिजीज है उन्हें या फिर किसी भी प्रॉब्लम में है, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस के क्लोजर में, तो ये क्या है, बेबी की बॉडी में इफेक्ट डालेगा। और बॉर्न होने के बाद में जब भी बेबी बॉर्न होंगे तो ये उनकी बॉडी में उसका इफेक्ट दिखेगा। तो क्या कहने का मतलब है, अगर फाउंडेशन अच्छा हुआ तो लेटर ऑन लाइफ में बेबी का हेल्थ भी अच्छा होगा। और ये कैसे इफेक्ट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बेबी की बॉडी को इफेक्ट करते हैं। फेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन हैव अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द लेटर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। लेटर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के लिए इफेक्ट डालता है। ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट कैन बी रैपिड और स्लो। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रैपिड भी होता है कभी कभार और स्लो डाउन भी हो जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी रैपिड एंड स्लो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द लाइफ। ये स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि बेबी इन्फेंसी एज में है या फिर टॉडलर है, प्री स्कूलर है, स्कूल गोइंग एज में या फिर एडोलसेंस है। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंसी एंड द प्यूबर्टी, जब बेबी इन्फेंसी और प्यूबर्टी की रेट पे होते हैं तब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी बेबी ग्रो करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द रैपिड ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड द प्यूबर्टी। और वहीं पे प्री स्कूलर या फिर स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं तो उनमें ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट का रेट स्लो हो जाता है। ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट आर द स्लोली ड्यूरिंग द प्री स्कूलर एंड द स्कूल एज ईयर। एडोलसेंस ग्रोथ एंड इज रैपिड ड्यूरिंग द एडोलसेंस बट स्लो डाउन द एंड ऑफ द एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम पे तो रैपिड होता है बट लेटर ऑन लाइफ में एडोलसेंस एज में ये स्लो डाउन हो जाता है। क्या, रेट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक फेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हजार्ड भी इसमें बढ़ते जाते हैं। मतलब कि जो बेबी के, आपने चाइल्डहुड इमरजेंसी की वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो देखिएगा। चाइल्डहुड इमरजेंसी में इसी के बारे में एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, क्या क्या चाइल्डहुड इमरजेंसी हैं जो बेबी की बॉडी में दिखती हैं, बेबी की हेल्थ पे इफेक्ट डालती हैं। तो जैसे ही बेबी फेज अलग अलग स्टेज में अपने मूव करते हैं तो वहां पे जो सीवियरिटी है इलनेस होने की या फिर डिजीज होने की या फिर कोई ट्रॉमा इलनेस होने की ये बढ़ जाती है। ईच फेज ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट हैज ओन यूनिक हैजार्ड, अपने ही अलग यूनिक हैजार्ड होते हैं। इन्फेंट बेबी है, बहुत ही क्यूरियस होते हैं, सराउंडिंग को एक्सपोजर करने का उनमें बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है, हर एक चीज को उन्हें देखना ढूंढना पसंद होता है। क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्रॉलिंग करके पूरे घर में पहुंच जाएंगे। अगर टॉडलर बेबी अगर उन्हें एक जगह पे बिठा ला वो जाके घर के बाहर दिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चे भागा दौड़ी या फिर एक्सपोजर करते हैं अपने सराउंडिंग एरिया का। जब वो ये चीजें कर ही रहे होते हैं तो उस टाइम पीरियड पे हजार्डस या फिर एक्सीडेंट होने का चांसेस
बढ़ जाता है, बेबी के गिरने का चांसेस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर कोई भी पार्टिकल्स या फिर मार्बल्स या फिर कोई भी बीड्स वगैरह बेबी ने ले लिया है या फिर कॉइन्स को खा लिया है, माउथ में रख लिया है, तो एयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। कोई भी चीज को उठा के उन्होंने नोज स्ट्रेल में या फिर ईयर में डाल लिया है, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करता है। ये एक अलग हैजार्ड है। द हैजार्ड्स कैन बी एनवायरमेंटल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल और इमोशनल। जो हैजार्ड होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, एनवायरमेंटल के ऊपर डिपेंड होते हैं, फिजिकली एंड द साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल हैजार्ड एक्सपोजर टू द टॉक्सिन और द पोल्यूटेंट्स इम्पैक्ट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ये क्या करता है, बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है। फिजिकल हैजार्ड क्या होते हैं, इंजरी और द इलनेस कैन इम्पैक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। बेबी गिर गए हैं, हेड इंजरी हो गई है या फिर कोई इलनेस हो गई है, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालेगा। साइकोलॉजिकल हैजार्ड में क्या होता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ट्रॉमा है, तो ये भी क्या है, बेबी की हेल्थ के ऊपर, ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। इमोशनल हैजार्ड, लेक ऑफ लव, अटेंशन या फिर सपोर्ट उन्हें फैमिली से नहीं मिल रहा, तो ये इमोशनली बेबी को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट बेबी का इम्पेयर्ड हो जाता है। तो अलग अलग एज पे, हर एक एज पे क्या है, हैजार्डस होने की अपनी ही अलग अलग एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। जो बेबी का डेवलपमेंट है ये हेरिडिटरी फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है और एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने ये फैक्टर्स में भी डिस्कस करा था। A child genetic inheritance or the heredity provide the basic foundation for the physical and the personality attribute। जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बेबी की पर्सनैलिटी के ऊपर ह्यूज अमाउंट में इफेक्ट डालते हैं। However, the influence of the social culture and the family variables as well as their environment also significantly contribute to their development। जो भी उनके सराउंडिंग एरिया है, सोशल या फिर कल्चरल, जो भी फैमिली का एनवायरमेंट है, ये भी बेबी पे इफेक्ट डालता है। इन अदर वर्ड, अगर अदर वर्ड्स में हम कहें तो नेचर, हेरिडिटी एंड द नर्चर एनवायरमेंट प्ले द एनवायरमेंटल रोल इन द शेपिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। जो भी बेबी का डेवलपमेंट है उसमें नर्चरिंग और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये बेबी को शेप देते हैं। तो बेबी का बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके जेनेटिक फैक्टर्स के और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने क्या देखा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में देखा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और मेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ भी लर्न करा है तो जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आगे के टॉपिक्स के साथ में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। थैंक यू।